अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और इस वक्त सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या सच है और क्या गप है। और इस मुल्क में सच तो बहुत ही कम बोला जाता है, और जब बोला भी जाता है तो उसको इतना घुमा के बोला जाता है कि समझ नहीं आती कि झूठ का रास्ता सच तक कैसे जा मिलता है। आज आपको बताया जाएगा कि जी डी चौक तक कोई नहीं जा रहा लेकिन सब जा रहे हैं। आपको बताया जाएगा कि जो परमिशन मिली है G9H9 के बीच के रास्ते की, लेकिन वो खान साहब हैं कि वो कहेंगे कि डी चौक ही पहुंचेंगे उनके कारकुन और सपोर्टर्स और ख़वातीन और बच्चे और साबिक फौजियों की फैमिलीज़, और हो सकता है साबिक जजेस भी हों। अब इस तमाम तर सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा फिर आई है रेस्क्यू पे, और जो तमाम रुकावटें लग गई थी खान साहब की, वो रुकावटें हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अभी तक ऑर्डर सामने नहीं आया, लेकिन उसके चेदा चेदा नुकात यही है। तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन कुछ भी आपके सामने नहीं है। कहा जाता है मुआहदा तय पा गया है, कहा जाता है कि मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई है, कहा जाता है कि मुज़ाकरात हो भी गए हैं, कहा जाता है कि हम मान भी गए हैं, हमसे बातचीत का रास्ता खोला जाए, लेकिन फिर कहते हैं हमें तो किससे बात ही नहीं करनी। तो अब इस तमाम मामले में आपसे क्या कहिए, कहीं मीडिया की खबर बाउंस हो रही है, कहीं कहीं मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन अब मीटिंग्स करने वाले दोनों ही तरफ से किसी के एमा पर जाते हैं, और वो अब तक न्यूट्रल है। कमाल है इस मुल्क का न्यूट्रलिटी का। जी सबसे पहले जी तलाल चौधरी साहब है हमारे साथ नून लीग से। हम तलाल चौधरी साहब, अब मैं सवाल क्या उठाऊं, क्योंकि पता तो सब है, लेकिन चले सवाल उठाना जरूरी है, इसलिए आई विल आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये मुज़ाकरात करने के लिए किसने कहा था? बात मुज़ाकरात की हो रही है और तलाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको आज बता रहे हैं कि जिस तरह से आज पेशावर से खान साहब निकले, अब हमने लास्ट सुना है कि वो घंटा या सवा घंटे में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे जो सपोर्टर्स हैं, जो मेरे साथ हैं, वो डी चौक पहुंचे। हालांकि डी चौक जाना मना है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और आपको ये भी इंटरेस्टिंगली बता रहे हैं, जो एरिया उनको स्पेसिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये वही जगह है जहां मौलाना फजलुर रहमान साहब 2019 में धरना देके बैठे थे। और अगर तारीख गवाह है तो ये तो पता है कि यहाँ पे मुआहदे तय पा जाते हैं, और मुआहदों के बाद होता कुछ नहीं है। मुआहदा होता है इनके साथ, लेकिन फिर हो जाता है इनके साथ हाथ। मौलाना साहब आपको बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि वो भी इसी जगह पर मुकीम थे 2019 में। सो 2019 ऑल ओवर अगेन या समथिंग डिफरेंट? तलाल साहब सच सच बताइए, मुज़ाकरात की जो मीटिंग हुई है किसने कहा था कीजिए? हेलो तलाल चौधरी जी, मैंने कहा तलाल चौधरी साहब, जो मीटिंग हुई है मुशावरत मुज़ाकरात पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, वो जरा फरमा दीजिएगा किसकी एमा पर हुई है? देखिए, यकीनन एक तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उससे पहले इन्होंने हमसे आज से कुछ दिन पहले भी राब्ता किया था और ये कहा था कि हम कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे सीनियर लोगों ने, क्योंकि ये पीटीआई खुद जानती है कि वो शायद इस जगह पर आ गई है कि अब वो पीछे हटने के लिए कोई फेस सेविंग चाहते थे। तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब से राब्ता किया गया था, तो उन्होंने इस बात को उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई वो काम नहीं करेंगे जिससे कि लोगों को पता ना हो, और किसी की ब्लैकमेलिंग या किसी क्या कहते हैं जोर जबरदस्ती से इलेक्शन की डेट देना या उस पर कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं होंगे। सो उसके बाद हमने रिफ्यूज कर दिया था। उसके बाद अब फिर एक राब्ता हुआ और ये स्पीकर हाउस में ये बातचीत हुई है। ये वही स्पीकर है जहां पर जिस असेंबली को वो नहीं मानते, उसी के घर जो है ये बातचीत हुई है। और आज भी ये चाह रहे हैं कि ये कोई ना कोई इन्हें रास्ता दिया जाए, कोई ना कोई इन्हें फेस सीलिंग दी जाए। हमने तो कहा है कि ठीक है, हमारी आईनी कानूनी तरीके से आप आना चाहें, बैठना चाहें, आप एहतजाज करना चाहें, जलसा करना चाहें, हम सिक्योरिटी देंगे, सारी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी आ गया है। अब हुक्म हम तो, क्योंकि वो डिस्कस करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, अब उसकी कौन वायलेशन कर रहा है और कौन उसका मान रहा है, वो मेरा ख्याल है सुबह सुप्रीम कोर्ट जब लगेगी तो वो खुद देख लेगी। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि आईनी और कानूनी रास्ता दिया जाए, आप देना चाहते हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और डिस्कशन ममनू है, तो चले उस पर हम डिस्कशन नहीं करते, जरा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि आईनी और कानूनी रास्ता क्या होता है। तलाल साहब, व्हाट इज आईनी और कानूनी रास्ता? ये कौन सी इंटरचेंज से होता हुआ पहुंचता है? एहतजाज और इजहार राय हर एक का हक है, वो आप हक वो इस्तेमाल करें, लेकिन उसका तरीकाकार है वो जलसा करने के लिए जो एक
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की या सूबाई हुकूमत की मंजूरी जरूरी है, कहाँ बैठना चाहते हैं, किस रास्ते से आना चाहते हैं, किससे जाना चाहते हैं, इनके लीडरान हैं, उनको सिक्योरिटी का जो प्लान है वो हम इन्हें सिक्योरिटी भी देंगे, इन्हें ऐसी जगह भी देंगे जहाँ लोगों की स्कूल वाले, हॉस्पिटल जाने वाले, मार्केट अपना काम करने वाले, उनका भी रास्ता ना रुके, वो भी अपना शहर भी चलते रहे, काम भी चलते रहे और ये एहतजाज भी करें। तो इस तरह का हमारी जिम्मेदारी है हुकूमत के, हम लोगों की जिंदगी को नॉर्मलाइज भी रखें और ये अपना आईनी फर्ज भी हम अपना निभाते रहें और ये इनका आईनी हक है, ये पूरा करें, मगर उसके लिए तरीकाकार है। अगर नहीं करेंगे तो वो ही डंडा इस्तेमाल होगा जो पिछले 48 घंटे से हुआ है। चले आईनी हुकूक के ऊपर आ जाते हैं सर। ये फरमा दीजिएगा कि ये कौन सा एहतजाज है, किस चीज पर एहतजाज है इनका, किस चीज पर एहतजाज कर रहे हैं? ये कुर्सी ना मिलने के लिए वो जो तड़प है, वो जो एक अंदर से आजादी मार्च नहीं है, ये तो क्या कहते हैं इक्तदार बहाली मार्च है। और वो तड़प अंदर से खान साहब के जा नहीं रही, वो एक अंदर से वो जो नशा है कुर्सी का वो अब उनके ज़हन से वो चढ़ा हुआ है उन पर और वो उसकी तड़प है और तो कुछ भी नहीं है। बाकी 3.5 साल जो किया है वो मजीद 1.5 साल करके बेड़ा गर्क जो रहता है वो भी करना चाहते होंगे और वो जो, लेकिन कुर्सी की नशा जो तड़प है ना वो उनसे नहीं उतर रही उनकी ज़हन। अच्छा, ये जो कुर्सी का नशा होता है इसका आइन में जिक्र है सर? इसके ऊपर एहतजाज जायज है और कानूनी है? देखिए वो ये आइन में कौन सी शिक में है? एहतजाज इज़हार राय जो करना चाहते हैं, देखिए ना, अगर हम एक जगह मखसूस करते हैं वहाँ ये सर वो खुद को बेड़ा गर्क करना चाहें, पार्टी का बेड़ा गर्क करना चाहें, अपने घर का बेड़ा गर्क करना चाहें, मेरे मुल्क का बेड़ा गर्क करने की इजाजत आप कैसे दे सकते हैं? आप कह रहे हैं उन्होंने जो पहले बेड़ा गर्क कर लिया 1.5 साल और कर लें, मतलब आप बेड़ा गर्क करने की इजाजत दे रहे हैं, कानूनी और आईनी रास्ता दे रहे हैं? नहीं आई जी बेड़ा गर्क करें। देखिए नहीं हमारा फर्ज है, हम वो जलसे उन्होंने पिछले भी वो कोई 2 दर्जन जलसे किए, सिक्योरिटी दी है, इंसानों की तरह कानून के दायरे में रहते हुए इस्लामाबाद वो धरना वो जो करना चाहते हैं एक जगह मखसूस जैसे जो तरीकाकार है और जो उस पे हम उसके सिक्योरिटी भी देंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला अगर कोई आगे पीछे होंगे तो पिछले 48 घंटे में हल्की सी दी है, बिल्कुल थोड़ी सी हल्की सी डोज दी है। और अभी आप हर बाजार में अगर सुने तो ये क्या कहते हैं उई उई और चैं चैं करते फिर रहे हैं सारे, हालांकि हुआ कुछ भी नहीं है। और बाकी कहते करोड़ों निकल आएंगे, लाखों निकल आएंगे, कोई बंदा आपको नजर आया? कोई मेरा ख्याल है पूरे पंजाब में से 700 बंदा निकला है। उसके बाद रही केपी की हुकूमत, वहां से लाखों आने थे, वो देखने कितने लाखों आ गए। बाकी हम अभी थोड़ा सा रिस्ट्रेन कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो आ जाए सर। ये फरमा दीजिएगा कि ये जो गुफ्तगू जारी है खान साहब के जो पिछले कुछ जलसों में हमने देखी है उसमें बार बार कहा गया कि ये जो तरीकाकार उन्होंने वजह कर लिया है इदारों को बदनाम करने का, इदारों को टारगेट करने का, इदारों को मतलब किसी और एक्यूजेशन से नवाजने का, वो गलत है। और ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आपके लीडरान आके कहते रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए खान साहब को। मतलब ये कहने से तो बात नहीं बनी, तो इस पे कोई पेमरा को फोन, कोई बात, कोई बैन, कोई चीज, मैं वैसे सवाल पूछ रही हूँ कि अगर आपने सिर्फ उनको कहने देना है और फिर आके उस पे कहना है कि नहीं कहना चाहिए, हुकूमत वक्त होते हुए आपके पास और कोई चारा नहीं था? देखिए गुजारिश ये है, हमने ये 2 दिन एक हल्का फुल्का एक आप कहें कि एहतियाती तौर पे कानून का जो इस्तेमाल हुआ है, कानूनी जो एक तरीकाकार है ऐसे लोगों को रोकने का, और हमने इनकी जो असल शक्ल है वो भी कौम को दिखा दी है कि अगर अमेरिकी आजादी के लिए पाकिस्तानी सिपाहियों के सीनों में गोलियां मारी जाएंगी, सालम इंटरचेंज पे अभी एक सिपाही जख्मी हुआ है, एक शहीद हो चुका है लाहौर में, उसके बाद आग लगाई जाएगी ये क्या कहते हैं पुलिस वैन्स को, और उसके बाद आग लगाई जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो ये उस फैसले का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला आप फिक्र ना करें, हम इनकी बिल्कुल आईनी कानूनी तरीके से ऐसी तबीयत ठीक करेंगे कि इन्हें इनकलाब भूल जाएगा सारा। ये सब झूठा है, इनकलाब है ही नहीं, ये इनका जाती एक एजेंडा है। इक़्तिदार की जो तकलीफ है वो अंदर से जा नहीं रही, वो इक़्तिदार कुर्सी जाने की तकलीफ है नहीं।
तलाल साहब, मुझे अफसोस हो रहा है ये सुन के कि ये इंतशार की सियासत है, ये खाना जंगी की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, ये खूनी बात कर रहे हैं, खूनी होने का इनकलाब है, ये खूनी इनकलाब होने वाला है, ये गैर आईनी गुफ्तगू कर रहे हैं और आप इनको आईनी और कानूनी रास्ता दिखा रहे हैं कि इस पे आ जाइए, फिर आपके साथ आईनी और कानूनी तरीके से हम डील करेंगे। कमाल है वैसे, मतलब मुझे जरा समझा दें कि इसकी मंतक क्या है। 2 रोज से जी जी। आईनी कानूनी तरीके से निपटा और क्यों नहीं निकली इनकी। ये लाहौर में, पूरे लाहौर में 350-400 आदमी भी मुश्किल से नहीं निकला। उसके बाद पूरे पंजाब में 300 आदमी, इसके अलावा 700 लोग निकले हैं आज शाम तक। और उसके बाद बात ये है कि फिर उसके बाद हमने असला पकड़ के भी लोगों को दिखाया, हमने लोगों को वो मर्डर भी दिखाए हैं जो इस आड़ में कर रहे हैं, इनकी असल शक्ल भी दिखाई है और एक्शन भी कर रहे हैं। मर्डर अंदर है इस वक्त, उसके पीछे जो होंगे वो भी अंदर जाएंगे, वो बेशक इमरान खान ही क्यों ना हो। तो हम बिल्कुल आईनी तरीके में, इतनी जान होती है आइन में, अगर नीयत बंदे की ठीक हो आइन नाफज करने वाले की, कि कोई साजिश और कोई इस तरह की ये जो फितना है उसको कंट्रोल किया जा सकता है और कंट्रोल करके दिखाएंगे। ठीक है जी, कंट्रोल करके दिखाएंगे, हम सब देखेंगे भी। तलाल साहब, आखिर में जरा ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि आपने और अजमा बुखारी साहिबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें आप लोगों ने ये हुकूमत वक्त को ताकीद की, रिक्वेस्ट की, इल्तमास किया कि भाई प्लीज आप इनके खिलाफ केस बनाएं और इनको आप डालें क्योंकि मुल्क बड़ा तबाही की तरफ जा रहा है। तो सर, उसमें वो कानूनी और आईनी रास्ता आप इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी हुकूमत वक्त को दिखा रहे थे या आप कुछ और कह रहे थे और वो सब अब एक पेज पे हैं? क्योंकि मुझे समझ नहीं आई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों कर पेश आई, क्या ये आपसी बात नहीं हो सकती? चीजें वफाकी हुकूमत के करने वाली कुछ सूबे के, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगा, एक्शन नजर आएगा। लेकिन हम एक्शन इस बुनियाद पर नहीं करेंगे कि हमारा कोई सियासी मुखालफ है, डीजीआई FIA को बुला के कहें, डीजी नैब लेकिन को बुला के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपने रिक्वेस्ट की है वो आर्टिकल 6 का केस बनता है सर, आर्टिकल 6 का केस बनाएंगे, पार्लियामान बनाएगी। आपको 63 नहीं, आप मेरी गुजारिश सुने, 63A की तशरीह आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने है, आर्टिकल 16-17 की आपने जो बहस सुनी बाबर अवान साहब की वो सामने है। आप मुझे बता दें आर्टिकल 6 मैं पढ़ के बताऊं या आप पढ़ के बताएंगे? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ये हर मुकदमा जो कि जेन्युइनली बनता होगा, यानी आप सोच नहीं सकते कि आर्टिकल 6 से भी भयानक करप्शन के केसेस हैं। यानी आर्टिकल 6 तो भी बहुत भयानक केस होता है, लेकिन उससे भी भयानक केसेस हैं जो कि करप्शन के। इनके सारा गोगी तो एमी एक समझे हल्का सा एक आप स्टार्टर के तौर पे आई हैं, क्या क्या स्टोरियां ये तो। सो इंशाल्लाह फिक्र ना करें। ये भयानक केसेस की फाइल आपको दे दी गई है या सिर्फ दिखाया गया और बताया गया है? वीडियो भी जैसे जिसका टीजर दिया गया लेकिन वीडियो नहीं दी गई, फाइल भी दिखाई गई है, नवंबर के बाद हाथ में थमाई जाएगी, नवंबर तक इंतजार करें। हम अपना काम खुद करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम, आप फिक्र ना करें। अगर हमें काम ना करने दिया जाएगा, हम ऐसा इक़्तिदार ना रखेंगे, ना हमने पहले रखा है। सर, फिक्र तो लाख हो ही गई है, अब सबको ही हो गई है जो जमहूरियत के साथ है। आई थिंक सभी के लिए फिक्र का लम्हा है, क्योंकि लम्हा फिक्रिया है, लम्हा फिक्रिया तो है। पसंद भी तकड़े हैं और आइन भी बहुत तकड़ा है और हम आइन के महाफिज भी बड़े तकड़े हैं। डोंट वरी, इंशाल्लाह ताला ये आपको नजर आएगा। चलें, ओके, आइन की पासदारी बहुत जरूरी है। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अगर ये जिस तरह कानूनी और आईनी रास्ता दिखाया जा रहा है और अगर ये कानूनी और आईनी रास्ता नहीं जाता खान साहब का आर्टिकल 6 की तरफ, या उनको कोई सजा नहीं मिलती या कोई बात नहीं होती और उनको फिर फ्री हैंड दे दिया जाता है, तो फिर या तो इमरान खान साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं कि न्यूट्रल तो सिर्फ फिर वही होता है और न्यूट्रल होना तो नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ फिर ये भी सच होगा कि ये तमाम जो हैं जाके बूट पॉलिश करते हैं जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, फिर वो तमाम चीजें ठीक हो सकती हैं अगर इसके खिलाफ एक्शन नहीं होता। तो सिर्फ ये एक्शन इसलिए नहीं करना क्योंकि आइन की पासदारी है, इसलिए भी करना है कि आपने एक क्रिमिनल को या एक गलत बयानी करने वाले को आपने सबूत साबित करना है कि ये गलत बयानी है। गलत बयानी है आपकी तरफ से, उनकी तरफ से, ये देखना बाकी है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिए। एंड वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल समद याकूब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सर, ये सच और झूठ के बीच में जो रास्ता है वो आईनी और कानूनी तौर पर तो तय होना चाहिए। जरा ये फरमा दीजिए, ये डी चौक से होता हुआ, गुजरता हुआ कहाँ पहुंचेगा तो आवाम को सच बताया जाएगा?
देखें, अवाम को सच क्या बताना, हमने तो अवाम के सामने सच जो है वो पहले से ही रख दिया कि हमने इलेक्शन का मुतालबा, इलेक्शन की सिंपल सा एक बात है कि इलेक्शन का मुतालबा किया है, आएंगे इलेक्शन की डेट लेंगे, जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। दूसरी बात यह कि जहाँ तक डी चौक की बात है, बहुत मुतअद्दिद प्रोग्रामों में ये कहा गया कि वहाँ पे इजाज़त नहीं है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब फजलुर रहमान साहब आए थे और उन्होंने धरना दिया था कश्मीर हाईवे के ऊपर, तो वो हर थोड़ी देर बाद अपने कारकुनों को गरमाने के लिए कहते थे कि मैं थोड़ी देर बाद आपको डी चौक जाने की कॉल दे रहा हूँ। और जब उनसे कहा जाता था कि डी चौक जाना जो है वहां पे पाबंदी है धरने की या जलसे की, एहतजाज की, तो वो कहते थे कि वो कोई इंडिया का हिस्सा तो नहीं है। यही बात मैं कहता हूँ कि अगर हम डी चौक जाते हैं तो डी चौक इस्लामाबाद का एक हिस्सा है, वहां पे अगर अवाम वहां पे आके एहतजाज करती है और अपने जायज मुतालबात रखती है तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और रही बात जो सच है वो सारा कुछ लोगों के सामने, हमने तो यहाँ तक कि अमेरिका से लेके और जो जो कुछ भी अवामिल थे इसमें, हमने तो कोई चीज नहीं छुपाई। अलबत्ता बैकडोर के थ्रू खान साहब के साथ कोई बात हो रही हो तो वो बातें जो है वो जाहिर बात है, खान साहब ने एक इंटरव्यू में बता दिया कि जी उनकी कोई बात चली थी जिसके बारे में उनको कोई धोखा या झूठ के हवाले से वो बात उन्होंने जिक्र किया। तो सच और झूठ जो है वो दोनों आपके सामने है। याकूब साहब, ये बता दीजिएगा कि सच तो आवाम के सामने आप रख ही चुके हैं और इतना सच है कि वो हजम नहीं हो रहा। जरा ये फरमा दीजिएगा कि एक सच वो भी है जो आवाम को पता है कि इस मुल्क में न्यूट्रलिटी का लेवल क्या है। एक सच वो भी है कि पेशावर में क्या अहमियत है, जो बार बार आप खुद कहते हैं कि ठंडी हवाएं हम वहाँ से आती रहती हैं। तो इस गर्मी के मौसम में भी जाहिर है कि ठंडी हवा का झोंका से आपने वहाँ से रास्ता शुरू किया, अब आप डी चौक आ जाएंगे। और कितनी आयरॉनिक बात है याकूब साहब के बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत को एग्जाम्पल बना चुके हैं इमरान खान साहब। हालांकि पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ है और बहुत शदीद इख्तलाफ है। भुट्टो साहब की फांसी को भी अपने साथ रिलेटेबल कर चुके हैं और आज आप फजलुर रहमान साहब को एज ए प्रेसिडेंट सेट करके मुझे ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो करते थे इसलिए आपको भी किए जाना चाहिए। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, इफ एवरीबडी एल्स इज रॉन्ग यू वांट टू बी रॉन्ग टू। एंड आप रिलेटेबिलिटी उन लोगों से बना रहे हैं जिनके खिलाफ आप नारेबाजी करते हैं। देखिए, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है या पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं, जहाँ पे एहतजाज की सियासत आती है, जाहिर बात है वहाँ पे हमें एक दूसरे की ये मिसालें तो देनी पड़ती हैं कि एहतजाज का अब हमने कोई वायलेंस की उस तरह से भी बात, अगर फजलुर रहमान की बात आती है तो वायलेंस की उस तरह से भी बात नहीं की कि जब फजलुर रहमान को नोटिस सर्व हुआ था नैब का तो उन्होंने कहा था कि मैं 2 लाख लोग लेके पहुंच जाऊंगा। हमने तो सिर्फ एक पुरअमन एहतजाज की बात की, हमने किसी को थ्रेट तो नहीं किया, ना किसी इदारे को थ्रेट किया है। अगर किसी से मिसकैलकुलेशन हमारे बारे में हो गई हो, जिस तरह से उनको कारगिल के बारे में मिसकैलकुलेशन हो गई थी कि हिंदुस्तान का रद्द-ए-अमल जो होगा वो मिसकैलकुलेशन हो गई थी, तो नहीं, वो अब इस बार जरा अवामी रद्द-ए-अमल के बारे में मिसकैलकुलेशन हो गई है। तो मैं उन चीजों पे ज्यादा नहीं जाना चाहता, या वो मेरे से आप वो सच ना बुलवाएं कि जो सच फिर मैं खुद भी अफोर्ड ना कर सकूं अपने लिए। आप लोग ही सच अफोर्ड नहीं कर सकते मेरा ख्याल है। हम सहाफी जो है ना वो ज्यादा सच बोल लेते हैं सर, और फिर हमें तो बहुत सारा कुछ सहना पड़ता है। खैर, आप सेफ खेलिए। मुझे ये फरमा दीजिएगा कि जी खान साहब खुल के खेलते हैं सर, ये बात तो माननी पड़ेगी। और ये खुल के जो खेल रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि हमें तो ये एग्जाम्पल्स कोट करने पड़ते हैं। आपने सियासत में गुफ्तगू करने के लिए एग्जाम्पल्स कोट करने पड़ते हैं, लेकिन इनके साथ सियासत करने के लिए हाथ नहीं मिला सकते। साथ टेबल पे बैठ के मुल्क के हालात पर डिस्कशन नहीं होती, लेकिन उनका एग्जाम्पल एहतजाजों में, रैलीज में, स्पीचेस में दे सकते हैं। मतलब इज दैट करेक्ट? इज दैट योर थिंकिंग? नहीं, मैं एक तो आपका ठीक से सवाल समझ नहीं पाया, लेकिन मैं एक कमेंट आपके ऊपर जरूर करूंगा कि मैंने हमेशा आपकी जुर्रत को जो है सलाम पेश किया है, ना सिर्फ अपने इस मीडिया के ऊपर बल्कि हमसाया मुल्क के मीडिया के ऊपर भी मैंने आपको कोट किया है। जहां तक जरा थोड़ा सा मुझे सवाल रिपीट कर दीजिएगा अपना, मैं सुन नहीं पाया सही से। नहीं कोई बात नहीं, मेरा सवाल इतना अहम नहीं था। मैं सिर्फ ये आपको करी थी कि चलें अब आ जाते हैं। जरा बता दीजिए कि वैसे तो आपको डेट के बाद आप चले जाएंगे कहा जा रहा है, मुझे ये बता दीजिएगा डेट अगर नवंबर की हुई, सपोजिंग आई एम जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो फिर क्या करेंगे? नवंबर तक असेंबली का हिस्सा बनेंगे या घर घर खेलेंगे, फिर नवंबर में मुलाकात होगी? नहीं, असम्बली का हिस्सा तो हम अभी भी नहीं है, और हम उस असम्बली के ऊपर जब हम खुद ये बात कर रहे हैं कि भले जो भी इस वक्त हुकूमत में आए वो एक फ्रेश मैंडेट लेके आए, जब हमारा मुतालबा ये है तो फिर हम उस असम्बली को किस तरह से तस्लीम करें। हमने ये तो हमारा दावा है कि हम हुकूमत में आएंगे, लेकिन अगर उस फेयर एंड फ्री इलेक्शन के नतीजे में ये जमातें जो आज बैठी हैं अगर इनमें से भी कोई आ जाता है तो हम उनको वेलकम करेंगे। एटलीस्ट कम अज कम उस प्राइम मिनिस्टर के ऊपर फैसला लेने की कुव्वत तो होगी उसके पास, या वो करेज तो होगी कि वो
वो फैसला ले सके। इस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो जाहिर है फैसला लेने की पोजीशन से भी कासिर है, और हैरान होते हैं कि वो इतने कंफ्यूज हैं। उनको पता था कि जब ये आएंगे तो बड़े बोल्ड किस्म के डिसीजन लेने पड़ेंगे। हमारे पास तो वो फैसला लेने की कुव्वत थी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे पास अवामी एतमाद हासिल था, और अगर उस वक्त लोग कहते हैं कि नहीं था तो अब उसकी मिसाल आपके सामने है। अच्छा, इमरान खान साहब को अगर अरेस्ट कर दिया जाए तो नंबर 2 कौन है पार्टी में सर? शाह महमूद। कौन लीड करेगा इस अगर शाह शाह महमूद महमूद कुरैशी लीड साहब? करेंगे। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब को अरेस्ट कर लिया गया तो नंबर 3 असद उमर। असद उमर को अरेस्ट कर लिया गया तो नंबर 4 देखिए, अगर आप कम से कम शायद मेरे तक ये बारी नहीं आएगी कि मैं लीड करूं, क्योंकि सीनियर्स जो हैं वो बहुत मैं आपको सिर्फ मौजूद ये है बता रही हूँ कि पार्टी आपके पास इतने ही नाम हैं, आपके पास इतने ही नाम हैं और इतने ही लोग हैं, और मुझे बता दीजिएगा कि अगर ये आधा वक्त भी गुजार सके जो जेल में गुजारा है आपके ऑपोजिशन जमातों ने, मैं अगर नाम लेने आऊं तो उनके नाम खत्म नहीं होते। आपके तो सर यहाँ 4 पे खत्म हो गए ना, आपके 4 पे खत्म हो गए। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ रियलिटी। नहीं, लेकिन रियलिटी तो ये अब आपको इलेक्शन हम दे दें, क्योंकि आपके पास 4 लोग हैं और 4 लोगों के पास 5 नाम आपके पास नहीं है, तो हम आपको दे दें आपको। देखिए, हमारे पास जो दूसरा नाम है वो भी किसी के बाप का, बेटी का, भाई का, चचा का वो नहीं है नाम। अगर शाह महमूद का ताल्लुक मुल्तान से, तो असद उमर का ताल्लुक कराची से है, तो असद कैसर का ताल्लुक जो है वो सवाबी से हो जाता है। तो हमारे पास कम से कम इस बात को तो वो करें कि भले 4 के बाद खत्म भी हो जाए नाम, लेकिन ठीक है, नाम खत्म हो जाए या गुम जाए। ओके, थैंक यू। ठीक है जी, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्योंकि इस पर डिस्कशन नहीं हो सकती, लेकिन हम ये बात तो कर सकते हैं कि कानूनी और आईनी रास्ते क्या क्या हो सकते हैं जो इख्तियार किए जा सकते हैं, और क्या वही रास्ता इख्तियार हुआ है या नहीं। ब्रेक के बाद एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं सलाउद्दीन अहमद साहब, सिंध कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। आप जानते हैं इनका नाम, जाहिर है किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं जानता हो। मुईज़ जाफरी साहब हमारे साथ हैं, ऑफ कोर्स लीगल एक्सपर्ट भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आई नो इट्स अ बिजी डे फॉर एवरीवन। सर, मैं आप लोगों को ज्वाइन करने से पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं पढ़ सकी थी, और वो जाहिर है कि इसी वक्त थोड़ी देर पहले ही आया है, लेकिन अब उसमें है कि इट्स नॉट अप फॉर डिस्कशन। सो ऑब्वियसली नाउ आई डोंट नो व्हाट टू आस्क यू, बट इफ यू, अगर आपको ये कहा जाए कि आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, जी मोइज आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आर यू ट्राइंग टू टेल मी कि मैं गलत हूं? एंड इट कैन बी डिस्कस्ड? Well, it has to be. It says that the proceedings and statements made in this court, being a sub judice matter, shall not be made the subject matter of any press conferences, talk shows, comments by any person, including but not limited to the leadership, members or representatives of either side. But जो order आ गया है उसके बारे में तो तबसरा हो सकता है, मतलब उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं है और ये स्टेटमेंट्स नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं है स्टेटमेंट्स क्या हुई थी, लेकिन ऑर्डर की तो बात हो सकती है। अब ये सलाउद्दीन साहब सदर भी रहे बार एसोसिएशन के, ये वाजे कर देंगे इस बात को। ये इस पे तो जबानबंदी नहीं हो सकती। वही साहब, पता नहीं जबानबंदी आइन में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर जो इंसान सच बोलता है उसकी जबानबंदी ही होती है। लेकिन चलें, अगर मैं सलाउद्दीन साहब से, लेट मी पुट दैट क्वेश्चन फॉरवर्ड। जी सलाउद्दीन साहब, कैन वी डिस्कस इट? मोइज, मैं तो प्रोसीडिंग्स का क्या मतलब है उसकी भी तशरी अदालत उज़्मा ही करेगी, तो मैं समझता हूँ इसमें मोहतात रहें तो बेहतर है। वाह, ओके सर, आइन में ये बता दीजिएगा ये कौन सी शिक है जिसमें एहतियात बरतने को कहा गया है तमाम इदारों को, नहीं इदारों से? ऐसी कोई शिक है आइन में? तो नहीं है कोई शिक, वही शायद बेहतर बता सके। सर मैं कहती हूँ ये आइन की तशरी एक ही दफा ना करा लें, मतलब एक ही दफा अगर तशरी हो जाएगी तो क्लैरिटी आ जाएगी। बार बार सुप्रीम कोर्ट जाना, उनका दरवाजा खटखटाना, इतने बिजी शेड्यूल में उनको हर केस लगवाना, फिर ऑर्डर लिखवाना, मतलब इट्स गेटिंग टू मच फॉर द सुप्रीम कोर्ट, नो? देखिए, ये वाला जो इशू था, ये तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के लिए इन अ सेंस अनअवॉइडेबल भी था, क्योंकि देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ न करती, कोई सुमोटो कोई उस पिटिशन को एंटरटेन ना करती, कोई ऑर्डर ना करती,
और जानी या माली नुकसान हो जाता, तब भी उन्हें बायस तनकीद बनाया जाता, उनके इनएक्शन को लोग क्रिटिसाइज करते। एक्शन अब उन्होंने ऑर्डर एक किया है, अब नेचुरली अब कुछ मजीद कुछ होता है तो फिर भी उन्हें एक तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, sometimes these kind of political situations, ये बिल्कुल एक नो-विन सिचुएशन बन जाती है किसी की अदालत के लिए। उस सूरत में मैं समझता हूँ जो सबसे सेफ तरीकेकार है वो अदालत को ये करना चाहिए कि इस किस्म की जो लोडेड किस्म के केसेस आते हैं उनमें अगर कोर्ट को बड़ा मोहतात होकर चलना चाहिए, उसमें खासतौर पे बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे बड़ी उनको सोच करनी चाहिए। एक कोई तरीकेकार बनाया जाना चाहिए। ये जनरल बात है, केस की बात नहीं है। जनरली पॉलिटिकली जो सेंसिटिव केसेस होते हैं, मैं समझता हूँ उसमें बेहतर होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक कोई क्राइटेरिया बना दे कि टॉप 5 या टॉप 7 सीनियर मोस्ट जजेस वो ऑटोमेटिकली इस किस्म के केसेस सुनेंगे, तो उसमें कम से कम ये होता है कि जो उंगलियां उठाई जाती हैं फिर बाद में या दौरान प्रोसीडिंग, वो फिर उंगलियां उठाने का मौका कम मिलता है। एक्चुअली तनकीद तो इन एनी इवेंट फिर भी होगी, मगर उस तनकीद की नौयत बदल जाती है अगर कोर्ट की कलेक्टिव अथॉरिटी उन प्रोसीडिंग्स में शामिल हो। सलाउद्दीन साहब, आपको कोई नजीर मिलती है कि ओके मुइज, लेट मी कम टू यू, क्योंकि मैं ये जी सॉरी मुइज, अगर आप मेरा सवाल ले लेते ना, अलाउ यू टू आल्सो कमेंट ऑन दिस। मैं एक सवाल, सॉरी जस्ट क्वेश्चन, मैं से ये जानना चाहती हूँ कि ओवर द टाइम जब हमें ये आइन समझ आ रहा है और हम आइन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, हम इदारों के रोल्स पे गुफ्तगू कर रहे हैं, हम इदारों को अपने अपने दायरे में रहने का कह रहे हैं, जितना हम सीख रहे हैं और जितनी हम गुफ्तगू कर रहे हैं उतनी एपेटाइट बढ़ रही है इदारों की सियासत में मुदाखलत की। और मैं ये बात अब कंटेम्प्ट है या नहीं है, आई होप कि नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि एकदम से आपको ये लग रहा है कि एपेटाइट इज इंक्रीजिंग ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, व्हाई इज दैट? नहीं, मेरे ख्याल से सारे इंस्टीट्यूशंस की इंक्रीज नहीं कर रही। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का इशारा कर रही हैं तो वो एपेटाइट वापस आ रही है, क्योंकि वो इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में जो एपेटाइट थी उसका तो कोई सानी नहीं है। मेरे ख्याल में ये इंटरफेरेंस है या नहीं है, ये बिल्कुल कंटेम्प्ट होगा। और आप हमसे अगर उमूमी तौर पे कंटेम्प्ट करवा लेंगी जबकि खुसूसी तौर पे कंटेम्प्ट से हमने माजरत कर ली है, तो फिर ये एक खामखाई का सानिया होगा हमारे साथ। लेकिन मैं सलाउद्दीन साहब के सामने असल में देखिए, ये भी आप देखें कि वकील जो है वो बात नहीं कर रहे, वो एक दूसरे से सवाल अगर कर रहे हैं, तो इसी से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितनी एक फ्रस्ट्रेटिंग सूरत हाल है। मैं लेकिन सलाउद्दीन साहब से ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ऐसी कोई नज़ीर उनके सामने है कि अदालत उज़्मा के अंदर एक अवामुन नास के लिए फ़लाह का, यानी पब्लिक इम्पोर्टेंस का, पब्लिक अहमियत का मामला लगा हो, जिस मामले को काजी फाइज साहब के केस के अंदर भी कहा गया था कि इसकी रिपोर्टिंग और इसकी आम आवाम के अंदर शाया होना जो है वो बिल्कुल फ़र्ज़ है और होना चाहिए, और एक ऐसे वक्त पे लगा हो जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा हो कि मैं उमूमी ऑर्डर इसलिए पास नहीं करूंगा क्योंकि आप उमूमी तौर पे गारंटी नहीं दे सकते कि आपके लोग जो हैं वो पुरतशद्दुद नहीं होंगे, और उसी गारंटी के बेसिस पे ये ऑर्डर पास हुआ हो। तो एक ऐसी ये कोई नज़ीर मौजूद है कि फिर इस ऑर्डर के बारे में तबसरा जो है उसके ऊपर ममानियत लगा दी गई हो, या उसको अवाम तक पहुँचाने या अवाम तक रसाई के लिए उस पर ममानियत लगा दी गई हो? मेरा तो ये ख्याल था कि ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इस ऑर्डर पे तबसरा तो ज़रूरी है। जी अहमद साहब, मैं समझता हूँ कि नज़ीर तो मुझे कोई डायरेक्टली याद नहीं है कोई ऐसा प्रेसिडेंट, मगर माजी में कोर्ट्स ने ये तो ज़रूर कहा है कि सब जुडिस प्रोसीडिंग्स में कमेंट ना करें। मगर देखिए मसला ये है कि जब ऐसे पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामलात हों और नेचुरली डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे दायर होते ही तब हैं जब उनमें पब्लिक इम्पोर्टेंस भी शामिल हो, पब्लिक इंटरेस्ट भी शामिल हो, तो ऐसे मामलात में मैं समझता हूँ डिस्कशन रोकने से एक मज़ीद एक पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बिला वजह का आ जाता है। मेरी नज़र में तो फ्रैंकली ऑर्डर जो आया है वो तो काफ़ी बैलेंस्ड है। मैं समझता हूँ अगर उसे ओपन कर देते
फॉर पब्लिक डिस्कशन, तो उससे जो लोगों के सब में आज के दिन एक अफरा तफरी, एक बेचैनी पाई जा रही है। अगर उसे ओपन कर देते फॉर डिस्कशन तो मैं समझता हूँ उससे थोड़ा सा सेटल होता, मामला खराब ना होता। जो सारी सुर्खियां लगी हैं और जो ट्विटर के ऊपर ज़बान-ज़दे आम बातें हैं, उनके ऊपर ममानियत लगा देते, लेकिन जो ऑर्डर है उसकी रिपोर्टिंग तो मतलब इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट आफ्टर ऑल, उसको छोड़ देते। बिल्कुल, सिर्फ ये है कि बिकॉज हुक्म इम्तिनाई है, तो फाइनल ऑर्डर पे तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार भी नहीं कि वो अपने फाइनल ऑर्डर को की डिस्कशन रुकवा सके, क्योंकि हुक्म इम्तिनाई है, तो उस पर एक मैं समझता हूँ एक काबिल बहस बात है। मगर बहरहाल आई थिंक जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए। सर, मैं अगर कोई पिटीशन दायर करना चाहूँ मौजूदा हुकूमत के खिलाफ या मौजूदा पार्लियामान के खिलाफ, और मैं जाके कहूँ सुप्रीम कोर्ट में कि जी मुझे लगता है कि पार्लियामान आइन की पामाली कर रही है, जो आइन जिसके तहत ये पार्लियामान में आई है उसका नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है और इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है, अपनी स्टेटस को ये मेंटेन ही नहीं कर पा रहे, तो क्या वो मेरे केस को एंटरटेन कर सकते हैं? डू आई हैव अ केस? वैसे जस्ट आस्किंग। I thought I'd get legal advice for free. जी सलाउद्दीन साहब। सॉरी, ये आपका मुझसे सवाल था या मोहित? जी आपसे ही सवाल था, क्योंकि आपकी लीगल एडवाइस जरा फ्री में चाहिए थी। जी जी बिल्कुल, आप दरखास्त तो दायर कर सकती हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन करे या ना करे, ये उनकी सवाबदीद है। हाँ, वही मेरा यही आपसे मैं कहलवाना चाह रही थी कि सवाबदीद तो ये उन्हीं का होता है कि वो कौन सा केस सुनना चाहते हैं। मोहित साहब, आप बता दीजिए कि क्या सुनना है, क्या सुनाना है, लेकिन मामला ये है कि ये कहीं जा नहीं रहा। मामला पॉलिटिकली हम देख रहे हैं, अदलिया के फैसले हम देख रहे हैं, और बार बार कहा जाता है इदारे अपने अपने दायरे कार में रहें, बट जाहिर है मतलब ये हो, मतलब आई डोंट नो इवन, मतलब हमें पता है कि क्या हो रहा है। आर्टिकल 6 का इतलाक हो सकता है सर इमरान खान साहब के ऊपर, क्योंकि इंतशार फैलाना, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 15 और 16 को बात करते हैं तो क्या इसको उसकी रूह में पढ़ा गया है कि आप कांग्रेगेट कर सकते हैं, यू कैन गेट एसोसिएटेड, यू कैन एसोसिएट योरसेल्फ विद व्हाटएवर कॉज, बट इट शुड नॉट डिस्टर्ब द अदर पर्सन। और जो भी फैजाबाद धरना का स्टेटमेंट भी अगर आप उसका जो वर्डिक्ट है उसको भी अगर आप मिला लें, तो कहीं से भी आपको आईनी और कानूनी तौर पर यह जायज लगता है जो खान साहब कर रहे हैं, और जो आईनी और कानूनी रास्ता हुकूमत इनको देना चाह रही है कहीं से आईनी और कानूनी है? मेरे ख्याल में बिल्कुल आर्टिकल 6 नहीं लगता। मेरे ख्याल से बिल्कुल ये आईनी और कानूनी राइट टू प्रोटेस्ट है, जब तक कि वो शर अंगेज ना हो जाए, जब तक कि वो वायलेंट ना हो जाए। और ये सारी बातें जो हैं वो मौजूए बहस जब होती हैं, जब आज जबर आप इमरान खान साहब के ये टाइगर फोर्स टाइप जुनूनियों की तरफ से देखती हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को कभी आज तक ज़िंदगी में ये मौका नहीं मिला कि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे और उन्होंने ना मारी हो, और उन्होंने आज भी और कल भी यही किया है कि जो विजुअल सबसे ज़्यादा ज़बान-ज़दे आम है वो यास्मीन राशिद साहिबा, कैंसर सर्वाइवर, अपनी गाड़ी चला रही हैं विद द विक्ट्री साइन एंड अ स्माइल ऑन हर फेस विद द विंडस्क्रीन ब्रोकन, रादर देन अ पुलिसमैन हैविंग बीन मार्टर्ड 2 days ago। एक पुलिसमैन की शहादत की बात जो है वो गवर्नमेंट आगे लेके या किसी ग्रेस के साथ आगे नहीं बढ़ी है, बल्कि आज और विजुअल्स दिए हैं जबर के और फजूल कस्म की और अननेसेसरी कस्म की यूज़ ऑफ फोर्स के, जो कि पंजाब पुलिस का वतीरा है, और पंजाब पुलिस के अंडर शहबाज शरीफ साहब के अंडर पंजाब पुलिस ने 2 दहाइयों से किया है। और अगर यही रंग दिखाने थे तो आपने फिर इमरान खान साहब की ये जो आप फरमा रही हैं कि एक चीज़ होती है उनका कहना, उन्होंने जो सबसे मेरे ख्याल से शोला अंगेज बात की है वो ये की है कि मेरे जवान जो हैं वो बैरियर्स हटाएंगे। अब उनके जवान के बैरियर्स हटाने वक्त तो वो बिल्कुल मुजरिम हो जाते हैं और वो बिल्कुल एक एक्ट ऑफ वायलेंस करते हैं और वो लोगों के रास्ते में आते हैं और वो बहुत इनकन्वीनियंसेस कॉज करते हैं, लेकिन आपने उनसे बहुत पहले उनकी खवातीन लीडरान को हरासा कर लिया, उनको अरेस्ट कर लिया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। तो आपने तो मतलब आपने पहल ही ऐसी की है कि उसके बाद ये कॉन्वर्जेशन जो है ये तो सेकेंडरी रह जाती है।
हुकूमत ने जिस तरह Moiz, I mean, I'm sorry. You can choose what to see, and I choose to see the other side of the story. Yasmin Rashid Sahaba became an old story when I saw that woman in a burqa, और वो जो पुलिस अफसर के आसपास घूम के गालियां दे रही थी, ज़बान इस्तेमाल कर रही थी, and he kept ignoring her. So that also I saw, but is what you see and what we choose to see. But Ahmed Saab, I'm just going to come to you lastly, sir. ये मैं मतलब मेरा ये ख्याल है, and it's a legal joke that I've made, और वो कल I was like talking to somebody, वो उनको समझ नहीं आया. I hope आपको समझ आएगी, और I hope कि मैं गलत नहीं कह रही. ये मुझे लगता है कि ये जो 63A है ना, ये इसको रिटर्न किया है. 63A को रिटर्न किया है का मतलब ये कि उन्होंने था लेकिन उनको सजा मिली. अभी इन्होंने अमल नहीं किया है, इनको सजा मिली, लेकिन अमल का इशारा दिया है. तो दिस इज 63A रिटर्न्ड. वुड यू एग्री? जी बिल्कुल, आप बात सही कर रही है. मगर मैं एक जो मोइज ने बात की थी उस पर भी ज़रा बात करना चाहूँगा. देखिए, हमारे यहाँ मसला ये है कि राइट टू प्रोटेस्ट को भी हम एक एब्सोल्यूट में अपनी मर्जी के मुताबिक एक एब्सोल्यूटिस्ट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, और साथ में जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, उसको भी एक एब्सोल्यूटिस्ट तरीके में इंटरप्रेट करते हैं. देखिए, बात कोई मसला नहीं है. आपने प्रोटेस्ट करना है, बुनियादी तौर पे किसी भी पार्टी ने प्रोटेस्ट करना है तो वो उसको बताना लाजिम है कि वो पता है कि हम फला दिन को आएंगे, हम इतने बजे से इतने बजे तक बैठेंगे, हम इस लोकेशन पे बैठेंगे और हम ये करके फिर चले जाएंगे. दुनिया भर में ऐसा होता है. इजाज़त लेते हैं आप पब्लिक प्रोटेस्ट की. ये नहीं होता कि आप कहें कि मैं तो बंद कर दूंगा, फला दफातर बंद कर दूंगा, मैं गवर्नमेंट बंद कर दूंगा, जब तक मेरी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं की जाएं मैं किसी को अंदर बाहर आने नहीं दूंगा. वो फिर प्रोटेस्ट नहीं होती. वो फिर आप डायरेक्टली लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं आप उनको मजरू कर रहे होते हैं, उन पे आप इम्प्यून करते हैं. तो वो अगर आप ये धमकी भी देते हैं कि मैं गवर्नमेंट को चलने नहीं दूंगा और मैं परमानेंटली लॉकडाउन करवा दूंगा, तो वो धमकी भी जो है वो मैं समझता हूं फिर एक गैर कानूनी अमल है. और फिर गवर्नमेंट का भी फिर राइट है माजरत के साथ कैन आई प्लीज स्टॉप यू हियर. नहीं अहमद साहब, आई वांट टू कम बैक टू यू. मैं बड़ा एहतराम के साथ एक वक्फा लेना. आई हेट टू ब्रेक योर ट्रेन ऑफ थॉट एंड आई हेट टू ब्रेक माइन आल्सो, बट एक ब्रेक पड़ गई है. वील जस्ट टेक अ ब्रेक एंड क्विकली कम बैक. एंड वेलकम बैक. हमारे साथ मौजूद है सलाउद्दीन अहमद साहब और मोइज जाफरी साहब. बिफोर द ब्रेक अहमद साहब बात कर रहे थे प्रोटेस्ट के हवाले से कि आपको डेफिनेटली ये तो होना चाहिए कि आप किस हवाले से. सर, मैं जो अहमद साहब आपसे पूछना चाह रही थी, सॉरी आई थॉट ऑफ इट इन द ब्रेक, कि ये प्रोटेस्ट की भी तशरीह है कि मैं किस चीज़ के लिए एहतजाज मेरा जायज़ है. मतलब मुझे किसी की शक्ल नहीं पसंद, क्या मैं एहतजाज के लिए बाहर निकल सकती हूँ? इट इज़ माई राइट, बट कैन आई डिस्टर्ब एनीवन एल्स? कैन आई डिस्टर्ब द लाइवलीहुड्स ऑफ एनीवन एल्स? लाइक आई एम जस्ट सेइंग कि एहतजाज जायज़ है का मतलब क्या है? यू आर गिविंग इट ब्लैंकेट इम्यूनिटी कि कोई भी किसी भी हवाले से एहतजाज कर सकता है. तो प्रोटेस्ट की भी तशरीह होनी चाहिए. देखिए, ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत तय करे कि कौन सा एहतजाज जायज़ है और कौन सा एहतजाज जायज़ नहीं है. कई चीज़ जो हमें लगती हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं, नाजायज़ हैं, वो किसी और को लगती होंगी कि नहीं, उन पे बिल्कुल उनके जायज़ मुतालबात हैं. आपको ये हक तो सबको देना पड़ेगा कि आपको एहतजाज का हक हासिल है. नो डाउट उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं. आप एहतजाज ये नहीं कर सकते कि मैं इस चीज़ के लिए एहतजाज कर रहा हूँ कि मुझे ये हक दिया जाए कि मैं अपने साथ वाले को गोली मार दूँ. ऑब्वियसली देयर आर लिमिट्स टू दैट. दूसरा, आपके एहतजाज पे प्रोसीजरल लिमिटेशंस हैं कि आप ऐसा एहतजाज नहीं कर सकते जिससे किसी और की राइट ऑफ मूवमेंट, किसी और की राइट ऑफ वर्क डिस्प्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट हो. देखिए, कभी भी मैं जुलूस निकालूंगा तो लोग इनकन्वीनियंस होंगे. ये कहना कि सिर्फ इनकन्वीनियंस की वजह से बिल्कुल हम किसी को एहतजाज करने का हक ही नहीं देंगे. सम लेवल ऑफ इनकन्वीनियंस माशरे को, सोसाइटी को एक्सेप्ट करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू हैव अ वाइब्रेंट सोसाइटी जहां प्रोटेस्ट एक्सेप्टेबल हो. मगर उसको बैलेंस करना पड़ता है. और ये मैच्योरिटी जो है अभी तक हमारी ना सियासी जमातें
और ना हमारी हुकूमतों को वो मैच्योरिटी आई है कि आप देखें इस सिचुएशन में आई थिंक गवर्नमेंट को पहल करनी चाहिए, उनको कहना चाहिए था कि ठीक है आपने आना है, आप जरूर आएं, बस चौक आएं, आप आएं, मगर आप इस जगह बैठेंगे, आप 1 दिन बैठना चाहते हैं, 2 दिन बैठना चाहते हैं, उसी हिसाब से हम आपको जगह एलोकेट करेंगे। और अगर और ये शराइत होंगी कि आगे जिससे बात की जा रही है वो इमरान खान है, कोई और अगर वो शराइत ना मानी जाती उसके बाद एक्शन लेते। ठीक है, ठीक है मोइज, लास्टली आप बता दीजिएगा कि इस वक्त मानी जाती तो फिर एक्शन करते। ठीक है, नहीं ठीक है सर, आई गॉट इट। अच्छा मोइज साहब, लास्टली आप बता दीजिएगा सिर्फ, देन आई नीड टू आल्सो सॉर्ट ऑफ क्लोज द शो। लेकिन मैं जो जानना चाह रही हूँ ये कह रही हूँ कि चले किसी की लाइवलीहुड डिपेंडेंट हो ना हो, इस वक्त पाकिस्तान का लाइवलीहुड जिससे तमाम लोगों का लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है, वो इट्स हैंगिंग इन द बैलेंस ऑफ द IMF मीटिंग। और आज ही के दिन इमरान खान साहब चोज टू कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स। पॉइंट इज नाउ, इज दैट एडवाइजेबल, और क्या ये जायज करार दे दिया जाए? क्या ये बुनियादी तौर पर एक गलत डेट है और ये सोच समझ के कॉन्शियसली इस तारीख को रखा गया है, या आपको लगता है कि खान साहब ने सोचा नहीं होगा? देखिए, IMF ने अपना प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट जारी कर दिया है और उनको खान साहब से कोई गर्ज नहीं है। उनको खान साहब के छोड़े गए एक सुसाइड बॉम्ब से गर्ज है, जो कि $650 मिलियन की पेट्रोलियम सब्सिडी है, जिसके लिए ना आपके पास पैसे हैं, ना मेरे पास पैसे हैं, ना इस मुल्क के पास पैसे हैं, और जिसको हटाने के लिए बुज़दिली का इजहार किया है PML नून ने बार बार। और अब वो फर्मली खान साहब की नहीं बल्कि शहबाज शरीफ की पॉलिसी बन चुकी है। IMF को इस बात से कोई मसला नहीं है कि इस्लामाबाद के अंदर क्या हो रहा है, उन्होंने आपसे दुबई में आके मिल लिया या दोहा में आके मिल लिया, उनको सिर्फ इस बात से मसला है कि आपके पास जो 10 रुपए बचे हैं उनको भी आप जलाने पर ही तुले हैं, जिस तरह आपने अपने बाकी पैसे जलाए, और उसके नतीजे में वो आपको मजीद पैसे देने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप एक एडिक्ट की तरह उनको भी जलाने पर खड़े हैं। तो प्रॉब्लम ये है, और शहबाज शरीफ साहब को जो मुश्किल फैसले लेने हैं, शायद अब फिर से वो अपने खर्चे पे या किसी और के खर्चे पे या जिस भी खर्चे पे जाके अपने बड़े भाई से वो बात करें जो मैं आपसे इंटरनेट के ऊपर कर पा रहा हूँ। शायद ये एक बार फिर से हम एक रूटीन देखें। लेकिन ये जो पिछले 6 हफ्ते गुजरे हैं, मुझे नहीं ख्याल था कि कोई भी इंसान इमरान खान साहब की 4 साल की हुकूमत का वज़न 6 हफ्ते में धो सकता है, लेकिन ऐसा ही किया है इस हुकूमत ने। और अगर वो फैसले ना करे तो फिर आप मतलब कामरान खान साहब के ट्विटर को देख लें, हम आगे कहाँ जा रहे हैं। जी, और मैंने कहा सिर्फ पानी से नहीं धोया, आपने ज़मज़म से धो दिया है। इट्स बिकम ऑल बायस एंड क्लीन। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग टुडे एंड वी विल सी यू, वी विल कीप यू politically updated on this channel, so stay with us.